हेलो स्टूडेंट, हम ये लेसन पढ़ रहे हैं। स्टोरी का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ऑथर हैं अनीस जंग। अब हम आगे चलते हैं, लेसन कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी नंबर 2। स्टोरी नंबर 2 का टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। एक बच्चा कह रहा है कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं। सो लेट अस बिगिन रीडिंग द स्टोरी। Mukesh insists on being his own master. Being his own master means अपने खुद का मालिक होना। मुकेश इस लड़के का नाम है जिसकी कहानी राइटर हमें यहाँ पर बता रही है, और वो ये चाहता है कि वो अपने खुद का मालिक बने, यानी कि वो कोई ऐसा काम करना चाहता है जिसमें वो किसी का गुलाम ना हो, किसी का एम्प्लॉय ना हो। वो अपने खुद का मालिक बनकर काम करना चाहता है। I will be a motor mechanic, he announces. और वो ये अनाउंसमेंट करता है, ऐसे बोलता है जैसे कि वो कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा है, और वो कहता है कि मैं बड़ा होके एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, छोटा सा बच्चा है, ये गाड़ी रिपेयर कर रहा है, मोटर मैकेनिक का काम कर रहा है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। तो हमारी राइटर अनीस जंग मुकेश से पूछती है कि क्या तुम्हें गाड़ियों के बारे में कुछ पता भी है? तो मुकेश जवाब में कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज का क्या मतलब है? उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन है, और वो इसी कॉन्फिडेंस के साथ राइटर को ये कहता है कि मैं एक कार को ड्राइव करना सीखूंगा। इससे हमें पता चलता है कि मुकेश बहुत एम्बिशियस है। वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और उसके लिए वो गाड़ी चलानी भी सीखना चाहता है। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. Looms like a mirage का मतलब है that it seems it will be true in the future, but actually it will not be so. कहने का ये मतलब है, ऐसा लगता है कि फ्यूचर में वो चीज हो सकती है, वो चीज पॉसिबल है, लेकिन सच में ऐसा नहीं होगा। Amidst means in the middle of, किसी चीज के बीच में। अब इस लाइन में राइटर हमें ये बता रही है, जो मुकेश का सपना है, उसका जो ड्रीम है कि वो बड़ा होकर एक मोटर मैकेनिक बनेगा, वो एक मिराज लग रहा है। मिराज यानी कि बहुत बारी ये जो टर्म है मिराज, ये यूज की जाती है डेजर्ट्स में। दूर से किसी मुसाफिर को ऐसा लगता है, एक मिराज बन जाता है कि सामने पानी है। उसे ऐसा लगता है कि इस रेगिस्तान में पानी है, लेकिन जब वो उसकी तरफ जाता है, पास पहुंचने पे उसे पता चलता है कि वो एक मिराज था, एक ऐसी चीज जो कि दूर से लग रहा था कि वहां पर है, लेकिन पास जाके जब देखा तो वो नहीं है, वो एक मिराज था। ऐसे ही राइटर कह रही है कि मुकेश का जो सपना है मोटर मैकेनिक बनने का, ऐसा लग रहा है कि वो भी फ्यूचर में सच नहीं होगा, क्योंकि उसके जो हालात हैं, जिस कंडीशन में वो रहता है, वो उसके इस सपने को पूरा नहीं होने देंगी। अब वो हमें बता रही हैं कि मुकेश की कंडीशन क्या है जिसमें वो रहता है। वो फिरोजाबाद नामक एक शहर में रहता है। फिरोजाबाद भारत का एक ऐसा शहर है, एक छोटा सा शहर है, जहां पे ग्लास की बैंगल्स बनाई जाती हैं, और इनके लिए फिरोजाबाद बहुत फेमस है। अब इस फिरोजाबाद शहर की जो स्ट्रीट्स हैं, वहां पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है, और सब लोग वहां पे जो रहते हैं वो बैंगल्स बनाते हैं। तो ऐसे हालात में जहां पर मुकेश रहता है इस शहर में, राइटर को लगता है कि उसका जो सपना है कि वो बैंगल्स बनाने के अलावा कोई और काम कर सकता है, वो एक मिराज है। अभी वो इस चीज के सपने देख रहा है, लेकिन उसका सच होना बहुत ही मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है। आगे चलते हैं। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles.
अब राइटर ये कह रही है कि फिरोजाबाद में हर दूसरी फैमिली बैंगल मेकिंग का काम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा परिवार है, सब लोग बैंगल्स बना रहे हैं। कितनी सारी कांच की चूड़ियां यहाँ पर उन्होंने बनाकर रखी हुई हैं। It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations. Glass blowing industry means an industry related to making glass. कांच बनाने की जो इंडस्ट्री है वो मेन इंडस्ट्री है फिरोजाबाद की। इनफैक्ट पूरे भारत का मेन जो ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री का सेंटर है वो फिरोजाबाद है। और यहाँ पे फैमिलीज, पूरे के पूरे परिवार पिछले जनरेशन से लेकर यानी कि दादा परदादा सब लोग इसी काम में ऑक्यूपाइड है, यही काम कर रहे हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. Furnaces क्या है? A closed room or container where heat is produced. एक ऐसा बंद कमरा जिसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है क्योंकि वहां पर हीट प्रोड्यूस की जाती है और किसी सब्सटेंस को पिघलाकर, हीट से उसको पिघलाकर फिर कांच बनाया जाता है। Welding means the process of joining metal or glass pieces by heating them. कांच के या मेटल के टुकड़ों को जब हम पिघला के, गर्म करके पिघला कर जोड़ते हैं उसे वेल्डिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर फिरोजाबाद में जो फैमिलीज रहती हैं वो सब ग्लास बैंगल मेकिंग का काम करती हैं। सभी लोग वहां पर फर्नेसेस में काम करते हैं और कांच के टुकड़ों को जोड़कर चूड़ियां बनाते हैं। और ऐसा लगता है कि वो लोग इतनी सारी बैंगल्स बना रहे हैं कि मानो सारी दुनिया की जो विमेन है वो फिरोजाबाद की ही बैंगल्स पहनती हैं। तो इससे राइटर ये बताना चाहती हैं कि फिरोजाबाद में बहुत सारी बैंगल्स बनाई जाती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, यानी कि मुकेश की फैमिली भी ग्लास बैंगल्स बनाती है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. Dingy means dark, dim, अंधेरे से भरे हुए, cells यानी कि छोटे छोटे से कमरे। मुकेश की फैमिली भी ग्लास बैंगल्स बनाती है और फिरोजाबाद में जितने भी लोग हैं जो ग्लास बैंगल्स बनाते हैं उन्हें ये नहीं पता कि ऐसे कांच की फर्नेसेस यानी कि ऐसी जगहों पर जहां पर कांच को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर पिघलाया जाता है, बंद कमरे हैं जहां पे ना तो हवा आती है ना तो लाइट आती है, ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चों को काम कराना इलीगल है। और जैसे कि इन लोगों को ये चीज नहीं पता, ये लोग अपने बच्चों को भी ग्लास बैंगल्स बनाने के काम में इन्वॉल्व करते हैं। फिर हमारी राइटर कहती है दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Slog means to work very hard, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी। Daylight hours means the hours of the day when there is sunlight, यानी कि दिन का समय जब बाहर सूरज निकला होता है, सूरज की रोशनी चारों ओर फैली होती है। ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज का मतलब है इट रेफर्स टू द पावर टू सी, उनकी आई साइट। राइटर ये कह रही है कि अगर लॉ इन्फोर्स हो गया, लॉ क्या कहता है? चाइल्ड लेबर इज अ क्राइम, बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है। अगर ये लॉ इन्फोर्स हो जाता है फिरोजाबाद में तो क्या होगा? मुकेश और उसके जैसे 20,000 बच्चे जिन्हें इन गरम गरम फर्नेसेस में काम करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जो बच्चे सारे दिन का समय बाहर नहीं गुजारते, सूरज की रोशनी में नहीं रहते, बल्कि इन बंद अंधेरे भरे कमरों में फर्नेसेस में ग्लास बैंगल्स बनाते हैं, इन सबको वहां से बचा लिया जाएगा। नहीं तो क्या होता है इन बच्चों के साथ? जब ये सारा वक्त इन बंद कमरों में गुजारते हैं तो क्या होता है? बड़े होने तक इनकी आईसाइट भी खत्म हो जाती है, इन्हें दिखना भी बंद हो जाता है।
तो इतना गहरा असर पड़ता है, इतना बुरा प्रभाव पड़ता है इस बैंगल बनाने के काम से लोगों पर कि उनकी आईसाइट भी खत्म हो जाती है। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. Beam का मतलब है shine brightly, आंखें चमक उठना. Volunteers means freely offers to do something. मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जब वो राइटर को ये कहता है कि आओ मैं आपको अपने घर लेके चलता हूं, और बड़े ही गर्व के साथ वो राइटर को कहता है कि हमारा घर दोबारा से बनाया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है, तो उसे इस चीज में बहुत प्राइड फील होता है। We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. Stinking का मतलब है giving bad smell, foul smell. Choke means blocked, भर जाना किसी चीज से. Hovels means slums, कच्चे और टूटे फूटे से घर. Crumbling means falling down, नीचे की ओर गिरते जाना, झड़ना. Wobbly means unsteady. Coexisting means present at the same time and place, एक ही वक्त पर सेम जगह पर मौजूद होना. प्रीमीवल मीन्स प्री हिस्टोरिक. जैसे हम कहते हैं ना, हमारे जो पुरखे थे, जो प्री हिस्टोरिक मैन था, उसके समय का जो सिचुएशन होता है. तो यहां पर हमारी राइटर हमें डिस्क्राइब कर रही हैं वो एरिया जहां पर मुकेश रहता था फिरोजाबाद में. वो कहती है कि सारी जो लेन्स थी जिन पर हम चलकर मुकेश के घर गए, वहां पे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, क्योंकि वहां पर जो सीवेज पाइप्स थी वो गार्बेज से भरी हुई थी और ब्लॉक हो गई थी. और रास्ते में जो घर आ रहे थे वो कैसे थे? स्लम्स थे, झुग्गी झोंपड़ी टाइप के घर थे, जिनकी दीवारें नीचे की तरफ गिर रही थी, जिनके दरवाजे अनस्टेडी थे, यानी कि ऐसा लग रहा था कभी भी उनके दरवाजे टूट के नीचे गिर जाएंगे. घरों में कोई खिड़कियां भी नहीं थी, और हर घर में इंसान और जानवर इकट्ठे ही रह रहे थे. ऐसा लग रहा था कि जो इंसान है वो भी जानवरों की तरह की जिंदगी वहां पर बिता रहे हैं. जैसे कि जो प्री हिस्टोरिक मैन था वो भी एक जानवर की तरह ही जीता था, उसकी लाइफ बिल्कुल एनिमल्स जैसी थी. ऐसे ही वो लोग थे जो इन स्लम्स में रहते थे. तो यहां पर हमें राइटर ने एक डिस्क्रिप्शन दी है उस एरिया की जहां पर मुकेश का घर है. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. Bangs means hits. Wobbly means unsteady. मैंने अभी आपको बताया, ऐसा लगता है कि दरवाजा कभी भी टूट के नीचे गिर सकता है. तो जब वो लोग चल के जा रहे थे लेन में, ऐसे ही एक स्लम जैसे घर के सामने मुकेश रुक जाता है और उसके दरवाजे को जोर से हिट करता है और अपने पैर के साथ उसे धक्का मारकर खोल देता है. We enter a half-built shack. What is a half-built shack? A roughly built house. राइटर कहती हैं कि हम घर के अंदर जाते हैं और मैं क्या देखती हूं कि आधा कच्चा सा बना हुआ, पार्शल बना हुआ झोपड़ी है जहां पर मुकेश रहता है. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. Thatched means covered with dry grass. Firewood stove यानी कि लकड़ी के जो पीसेस हैं उन्हें भी मिक्स करके जलाकर स्टोव बनाया गया है. जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, वुड के पीसेस को ज्वाइन करके उनको जलाकर एक आग जलाई गई है जिस पर खाना पकाया जाएगा, और इस आग के ऊपर ड्राई ग्रास रख दी गई है जिसके ऊपर बर्तन रखे जा सके. वेसल मीन्स अ कंटेनर फॉर कुकिंग फूड. एक ऐसा बर्तन जिसमें खाना पकाया जाता है, जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हैं.
Sizzling means make a hissing sound when frying or cooking. जब खाना बन रहा होता है तो कुछ आवाज आती है बर्तनों में से, गुड 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 गुड, उसे सिजलिंग साउंड कहा गया है। और क्या बन रहा था इस वेसल में? स्पिनिच लीव्स यानी कि पालक के पत्तों की सब्जी। तो यहां पे राइटर हमें बता रही हैं कि मुकेश के घर के अंदर का सीन कैसा था। वो देखती हैं कि एक कोने में ऐसे किचन बनाई गई है, उसमें फायरवुड स्टोव है और उसके ऊपर सूखी हुई घास रखी है जिसके ऊपर बर्तन पड़े हुए हैं, और एक बर्तन में पालक की सब्जी बन रही है जिसके पकने की आवाज आ रही है। On the ground in large aluminium platters are more chopped vegetables. एल्यूमिनियम हम सबको पता है एक मेटल होता है, जैसे कि आप यहां देखते हैं सिल्वर से रंग का मेटल होता है। प्लेटर्स मींस लार्ज प्लेट्स, बड़ी बड़ी प्लेट, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े बर्तनों में कटी हुई सब्जियां पड़ी हैं। चॉप्ड मींस कट फाइनली, बारीक कटी हुई सब्जियां। पहले तो उन्होंने बताया कि फायरवुड के स्टोव के ऊपर एक बर्तन में पालक की सब्जी पक रही थी, और अब वो बता रही हैं कि नीचे फर्श पर बड़ी बड़ी प्लेट्स में और ढेर सारी कटी हुई सब्जियां पड़ी हुई थी, तो खाना बन रहा था। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Frail means thin and weak, पतली सी, कमजोर सी। वो देखती हैं कि ऐसी पतली कमजोर सी यंग वुमन है, यानी कि कम उम्र की एक लड़की है जो कि शाम का खाना बना रही है पूरे परिवार के लिए। Through eyes filled with smoke, she smiles. Eyes filled with smoke, इसका मतलब है her eyes are filled with the smoke coming out of the firewood stove. कभी अगर आपने फायरवुड स्टोव पे खाना बनता हुआ देखा है अगर, तो आपको पता होगा, नहीं तो आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि जब लकड़ी के टुकड़ों को जलाकर खाना बनाया जाता है तो उसमें से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है और वो धुआं आपकी आंखों को इरिटेट करता है। तो ऐसे ये जो वुमेन है, ये जो फीमेल है जो खाना बना रही थी, इस स्टोव के पास बैठी हुई थी, उसकी आंखों में भी इसका धुआं आ रहा था, जिस वजह से उसकी आंखों में ये धुआं भर गया था और उसकी आंखों में अनईजीनेस हो रही थी, लेकिन फिर भी राइटर को देख के उसने उनकी तरफ एक स्माइल की। She is the wife of Mukesh's elder brother. वो कौन है जो खाना बना रही थी? वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh and their father. Command respect का मतलब है she is worthy and so is respected. यहाँ पे राइटर उस फीमेल के बारे में हमें बता रही हैं जो खाना बना रही थी। वो कहती हैं कि वो मुकेश से उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतनी वर्दी हैं, वो इतने अच्छे से वहां पर अपनी सारी ड्यूटीज परफॉर्म करती हैं कि सब लोग उनकी इज्जत करते हैं और उन्हें घर की बहू माना जाता है। बहू एक हिंदी का शब्द है जिसका मतलब है डॉटर इन लॉ। तो वो जो लड़की है जो खाना बना रही है वो उस घर की बहू है और वो उस घर में मौजूद 3 आदमियों का ध्यान रखती है। ध्यान किस तरह से रखती है? उनके लिए समय पर खाना बनाती है। और वो 3 आदमी कौन है? उस लेडी का हस्बैंड यानी कि मुकेश का बड़ा भाई मुकेश और इन दोनों के फादर। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face. Withdraws का मतलब है goes back and wheel is a piece of fine material worn by women to protect or hide the face. जैसे कि हमारा दुपट्टा होता है या फिर साड़ी का पल्ला। ये जो बात है इसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि हम सब लोग इंडियंस हैं और ये इंडिया के ट्रेडिशन की बात हो रही है। जो भी घर में बहू होती है जिसे डॉटर इन लॉ कहा जाता है, जब भी घर में जो बड़े एल्डर मेल मेंबर्स हैं वो उसके सामने आते हैं तो वो अपने आप को छुपा लेती है और अपने सिर को, अपने चेहरे को
किसी भी चीज के साथ ढक लेती है, जैसे कि कोई दुपट्टा या पल्ला साड़ी का। तो यहाँ पे भी राइटर यही चीज बता रही हैं कि जब मुकेश के फादर आ गए कमरे में, तो ये जो डॉटर इन लॉ थी, ये एक टूटी हुई दीवार के पीछे छुप जाती है और अपने घूंघट को अपने फेस के ऊपर कवर कर लेती है। As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. Veil means cover और hide, ढक लेना। ये एक कस्टम है, एक रिवाज है, एक ट्रेडिशन है कि जो डॉटर इन लॉज होती हैं वो मेल एल्डर्स के सामने अपने फेसेस को ढक लेती हैं, छुपा लेती हैं। यही जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। इम्पोवरिश्ड मीन्स वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब। इस केस में ये जो एल्डर है, मुकेश का फादर, ये एक बहुत ही गरीब चूड़ियां बनाने वाला है, लेकिन फिर भी जो ट्रेडिशन है, जो रिवाज है, वो वैसे ही फॉलो किया जाएगा। फर्दर राइटर कहती है, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर, देन अ बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. Long years of hard labor का मतलब है हार्ड वर्क, पूरी जिंदगी भर की मेहनत। रेनोवेट मीन्स रिपेयर, ठीक करना। यहां पर राइटर मुकेश के फादर की बात कर रही हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा मेहनत की है। पहले तो वो एक टेलर यानी कि दर्जी का काम करते थे, उसके बाद उन्होंने कांच की चूड़ियां बनानी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ना तो वो अपना घर रिपेयर कर पाए और ना ही अपने 2 बेटों को यानी कि मुकेश और उसके बड़े भाई को पढ़ा पाए। वो सिर्फ एक काम कर पाए, वो क्या था? उन्होंने अपने बच्चों को भी ग्लास बैंगल्स बनाना सिखाया। तो यहाँ पर राइटर ये चीज हाईलाइट करना चाहती हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुकेश के फादर को कितना कम रिजल्ट मिला। उनकी मेहनत का जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही थोड़ा है। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. अब मुकेश की दादी माँ भी हैं, वो कहती हैं कि ये मेरे बेटे की किस्मत है। डेस्टिनी का मतलब है फेट, जो चीज आपके लिए भगवान ने निर्धारित की हुई है। और मुकेश की दादी माँ ने अपने सामने देखा कि मुकेश के जो दादाजी थे वो अंधे हो गए थे। जब वो ग्लास की चूड़ियों को पॉलिश करते थे तो उसकी धूल से वो ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे, उन्हें दिखना बंद हो गया था। Can a God-given lineage ever be broken? She implies. God-given lineage का मतलब है here a profession carried out through the generations of a family, that is glass bangle making. मुकेश की दादी माँ ये कहती हैं कि ये जो प्रोफेशन है बैंगल मेकिंग का, ये हमें भगवान ने दिया है बाय बर्थ, क्योंकि वो एक ऐसी कास्ट में पैदा हुए हैं, एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जिनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन है कांच की चूड़ियां बनाना। और वो कहती है कि हम इस लीनिएज को, इस ट्रेडिशन को कभी भी तोड़ नहीं सकते। चाहे वो लोग ये काम करते करते अंधे हो जाएं, इस काम से उन्हें कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलता, ना तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना वो अपने घरों को ठीक से रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये जो भावना है ये कितनी डीप रूटेड है कि अगर उन्हें भगवान ने ये प्रोफेशन दिया है तो वो सिर्फ यही काम करेंगे जिंदगी भर। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. Yard means the open area at the back of the house, जिसे हम वरांडा या बरामदा भी कहते हैं। यहाँ पर राइटर कह रही है कि ये लोग की जो कास्ट है जिसमें ये लोग पैदा हुए हैं, उस कास्ट का जो जनरेशन से ट्रेडिशनल प्रोफेशन है वो है बैंगल मेकिंग का।
और इसलिए इन फैमिलीज ने अपने आसपास सिर्फ कांच की चूड़ियां ही देखी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ढेर लगे हुए हैं कांच की चूड़ियों के। वो कहती हैं कि इनके हर तरफ कांच की चूड़ियां हैं, तो इसीलिए जब इन्हें हर तरफ यही दिखती हैं तो ये और कोई काम करने की सोच ही नहीं सकते। ये बैंगल मेकर्स की फैमिली में ही बॉर्न होते हैं, वो ही काम अपनी बचपन में देखते हैं और धीरे धीरे उसे करने लग जाते हैं। कभी भी किसी ने ये तो सोचा ही नहीं कि वो बैंगल्स बनाने के अलावा और कोई काम भी कर सकता है। फिर राइटर हमें बताती हैं कि उनके घरों में, पीछे के बरामदे में, साथ वाले घर में, हर घर के बरामदे में और फिरोजाबाद की हर गली में क्या देखने को मिलता है? सिर्फ कांच की चूड़ियां। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkept yards, are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. Mounds का मतलब है heaps यानी कि ढेर लगा देना. Unkept means not taken care of, कोई ऐसी जगह जिसकी साफ सफाई ना की जाए. Piled means kept one on top of the other. Pile बना देना यानी कि ढेरी बना देना. Shanty town here means a town that is full of small, roughly built huts. यहाँ पे फिरोजाबाद को शैंटी टाउन कहा गया है क्योंकि वहां पर हर तरफ छोटी छोटी झोंपड़ियां देखने को मिलती हैं। तो राइटर हमें ये बता रही हैं कि फिरोजाबाद में हर जगह अलग अलग रंगों की चूड़ियां देखने को मिलती हैं। उनके अलग अलग रंग हैं जैसे कि गोल्ड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल और फिर वो कहती हैं कि जो रेनबो होता है जिसमें 7 कलर्स होते हैं, उस रेनबो के हर रंग के अलग अलग शेड्स में कांच की चूड़ियां वहां पर देखने को मिलती हैं। और वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी जगहें हैं जहां पे ना तो साफ सफाई होती है लेकिन वहां पर भी कांच की चूड़ियों के ढेर बना बना के रखे गए हैं। और बहुत सारी रेडियां देखने को मिलेंगी जिनके ऊपर भी इन कांच की चूड़ियों के ढेर बना बना कर रखे हुए हैं और नौजवान लड़के हैं जो कि इन रेडियों को लेकर फिरोजाबाद की गलियों में घूमते हैं उन्हें बेचने के लिए। तो राइटर इस सब चीजों से ये बताना चाहती हैं कि जो भी लोग फिरोजाबाद में रहते हैं उनकी जिंदगी सिर्फ इन ग्लास बैंगल्स के आसपास ही घूमती है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. Welding means joining, दो चीजों को जोड़ना। और वो कहती हैं कि फिरोजाबाद में क्या काम होता है? आपको देखने को मिलेगा कि अंधेरे से भरे हुए छोटी छोटी सी झोंपड़ियां हैं जिनमें ऐसे लैम्प्स जलाकर छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ बैठे हुए हैं और सब कांच के टुकड़ों को जोड़कर बैंगल्स बना रहे हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. अब जैसे कि ये सब लोग अपना ज्यादा समय अंधेरे में बिताते हैं इसलिए इनकी जो आईज हैं वो बाहर की रोशनी को, सूरज की रोशनी को एडजस्ट नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें उसकी आदत नहीं है। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और यही रीजन है कि जब तक ये लोग बड़े होते हैं, एडल्ट्स बनते हैं यानी कि 18 साल की उम्र के होते हैं, उससे पहले ही बहुत सारे बच्चे अंधे हो जाते हैं, उन्हें दिखना बंद हो जाता है। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। ड्रैब का मतलब है फेडेड, कलरलेस, घिसी हुई। सोल्डरिंग मीन्स ज्वाइनिंग। फिर राइटर हमें एक ऐसी ही यंग गर्ल के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है सविता। उसने एक घिसी कलरलेस पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है और वो एक बुजुर्ग लेडी के साथ बैठकर ग्लास के टुकड़ों को जोड़ रही है।
As her hands move mechanically like the tongs of a machine. Tongs का मतलब है an instrument with two movable arms joined at one end. जैसे एक चिमटा होता है, ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप कुछ मैकेनिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसे टोंग कहा जाता है. किसी चीज को पकड़ने के लिए उसे यूज किया जाता है. तो यहां पे राइटर कह रही है कि सविता के जो हाथ हैं ऐसा लगता है कि वो इन टोंग्स यानी कि चिमटों की तरह, मशीन की तरह हिल रही हैं. यानी कि वो इतनी एक्सपर्ट है सोल्डरिंग करने में. और फिर वो कहती है, आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक. सैंक्टिटी का मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग सेक्रेड और होली. और फिर वो ये कहती है कि सविता जो ये चूड़ियां बना रही है कांच की, पता नहीं इसे पता भी है कि नहीं कि ये जो चूड़ियां हैं ये हिंदू धर्म में सेक्रेड मानी जाती हैं. रिलीजियस पर्पस है इन ग्लास बैंगल्स का. इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन अ मैरिज. ऑस्पिशियसनेस का मतलब है गुड ओमेन. तो यहां पे राइटर ये बता रही हैं कि कांच की चूड़ियों का क्या महत्वता है. हिंदू धर्म में जो मैरिड वुमेन होती हैं उनके सुहाग की निशानी होती हैं ये कांच की चूड़ियां. और राइटर ये सोच रही है कि पता नहीं ये जो छोटी सी बच्ची है सविता, उसे पता भी है कि ये जो कांच की चूड़ियां हैं इनका हिंदू धर्म में कितना ज्यादा महत्व है. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. She will then become a bride. Dawn on her का मतलब है she will realize. Draped का मतलब है covered यानी कि ढक देना. राइटर ये कह रही है कि एक दिन सविता को इस बात का तब रियलाइजेशन होगा, तब पता चलेगा जब उसके सिर पर लाल रंग की चुनरी ओढ़ दी जाएगी, उसके हाथों पर लाल रंग की मेहंदी लगा दी जाएगी और लाल रंग की कांच की चूड़ियां उसके हाथों में पहना दी जाएंगी. उस दिन जब सविता एक दुल्हन की तरह तैयार होगी तब उसे पता चलेगा कि इन कांच की चूड़ियों का क्या महत्व है. ये एक इंडियन दुल्हन, एक ब्राइड के सुहाग की निशानियां हैं. Like the old woman beside her who became one many years ago. वो ये कह रही है कि सविता के साथ जो बूढ़ी औरत बैठी हुई है उसे पता है कि इन कांच की चूड़ियों का क्या महत्व है, क्योंकि बहुत साल पहले वो भी एक दुल्हन बनी थी और उसने भी इसी तरह लाल रंग की चुनरी से अपने सिर को ढका था, लाल रंग की मेहंदी से अपने हाथों को रंगा था और लाल रंग की कांच की चूड़ियां पहनकर वो दुल्हन बनी थी. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. अभी भी उस बूढ़ी औरत ने लाल रंग की चूड़ियां पहनी हुई हैं, लेकिन उसके आंखों में लाइट नहीं है, यानी कि उसके देखने की शक्ति खत्म हो चुकी है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. She says in a voice drained of joy. ये जो बूढ़ी औरत है ये शिकायत करती है, बहुत ही दुख भरी आवाज में ये कहती है कि मैंने आज तक एक वक्त का शेर भर खाना भी नहीं खाया. शेर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी. जैसे कि आजकल हम किलोग्राम्स और ग्राम्स में वजन तोलते हैं, उसने ये जो शेर यूनिट है ये एक इंडियन यूनिट है वेट को मेजर करने का. और इस यूनिट के हिसाब से वो बूढ़ी औरत कहती है कि उसने पेट भर खाना भी नहीं खाया. और वो इतनी दुखी है कि ये जो बैंगल मेकिंग का काम है ये इनके लिए बिल्कुल यूजलेस है. इन्हें इससे कुछ रिटर्न नहीं मिलता, उल्टा इनकी आईसाइट भी खत्म हो जाती है, इन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिलता. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Reaped means received as a benefit. राइटर ये कह रही है कि आज तक उस बूढ़ी औरत ने एक वक्त का पेट भर का खाना भी नहीं खाया. ये फायदा मिला है उसे बैंगल्स बनाने का काम करने से.
Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. उस बूढ़ी औरत का जो हस्बैंड है उसकी बड़ी सी दाढ़ी है और वो ये कहता है कि मुझे बैंगल बनाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही काम किया है, वो है अपनी फैमिली के रहने के लिए एक घर बनाया है. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. राइटर कहती हैं कि उसकी बात सुन के ऐसे लगता है कि शायद उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इतना भी नहीं कर पाए अपनी पूरी जिंदगी में. कम से कम इस आदमी ने अपने सिर पर एक छत तो डाल ली है, उसने इतना तो अफोर्ड कर लिया कि अपनी फैमिली के लिए एक घर बना दिया है. तो इससे राइटर ये चीज हाईलाइट करना चाहती हैं कि फिरोजाबाद के जो लोग हैं जो कांच की चूड़ियां बनाने में पूरी अपनी जिंदगी लगा देते हैं, अपनी सेहत को इतना नुकसान देते हैं, उन्हें बदले में कुछ भी नहीं मिलता. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. Rings means a sound which is repeated. बार बार यही रोना आपको हर घर में सुनाई देगा. फिरोजाबाद के हर घर की यही कहानी है. सब लोग इसी बात से दुखी हैं कि वो लोग बैंगल्स बनाते हैं, पूरी जिंदगी इसी काम में लगा देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें पेट भर खाने तक का भी पैसे नहीं मिलते. The young men echo the lament of their elders. Echo means repeat. Lament means complaint. जो यंग लड़के हैं, जो नौजवान हैं, जिन्होंने अभी अभी ये काम शुरू किया है, वो भी अपने बड़ों की तरह यही शिकायत प्रेजेंट करते हैं. उनकी भी यही शिकायत है, लेकिन फिर भी वो और कुछ करने की नहीं सोचते. चुपचाप वो अपने आसपास ग्लास बैंगल्स ही देखते हैं, वही काम अपने बड़ों से सीखते हैं और उसे करने लग जाते हैं, जबकि उन्हें पता भी है कि उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलेगा. Little has moved with time, it seems in फिरोजाबाद. राइटर कहती हैं कि समय के साथ हर चीज में बदलाव आता है, लोगों की जिंदगी में इंप्रूवमेंट आती है, लेकिन फिरोजाबाद में और फिरोजाबाद के लोगों में कुछ भी चेंज नहीं आया, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Mind-numbing means boring. दिमाग को थका देने वाला. Toil means physical hard work done to earn a living. जब आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं अपना गुजारा करने के लिए. राइटर ये कहती हैं कि ये बेचारे जो लोग हैं ये इतना बोरिंग काम करते हैं, हर वक्त इतनी कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें पेट भर खाना मिल सके, और जब वो इतनी ग्रिम सिचुएशन में रहते हैं उनकी कुछ और करने की या कुछ और सोचने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है. उनके जो हालात हैं वो इतने ग्रिम हैं, इतने सीरियस हैं, इतने गंभीर हैं, वो लोग इस हालात में इतने ज्यादा जकड़े हुए हैं कि वो और कुछ भी करने के बारे में सोच ही नहीं सकते. Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Vicious means cruel, harsh. राइटर एक यंग लड़कों के ग्रुप को मिलती हैं और उन्हें ये सुझाव देती हैं कि तुम एक कोऑपरेटिव बना लो. वो ये सुझाव इन यंग लड़कों को इसलिए देती हैं क्योंकि अब ये जो यंग लड़के हैं ये भी मिडल मैन के जो ट्रैप्स हैं उसमें फंस गए हैं. इन लड़कों के फादर्स और फोरफादर्स यानी कि इनके जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, वो तो पहले से ही इन मिडल मैन के ट्रैप में फंस चुके हैं. मिडलमैन यानी कि जो मनी लेंडर्स होते हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, मिडलमैन उनके लिए कहा गया है. अब ये जो मिडलमैन है ये क्या करते हैं, ये इन लड़कों को थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं लोन पर, उधार पर, और बदले में इनकी चीजें अपने पास गिरवी रख लेते हैं. और पूरी जिंदगी ये जो आदमी है,
चाहे वो यंग लड़के हैं या इनके फादर्स या फो फादर्स, वो इन मिडिल मैन का कर्जा पूरा ही नहीं कर पाते। तो यहां पर राइटर ये कह रही है कि जो यंग लड़के हैं जो अभी अभी ऐसे मनी लेंडर्स और छोटे मोटे बिजनेसमैन के ट्रैप्स में फंसे हैं, उनको बचाने के लिए वो इन लड़कों को ये सुझाव देती हैं कि तुम एक कोऑपरेटिव बना लो, अपना एक संगठन बना लो, जिससे दूसरे लोग तुम्हारा फायदा ना उठा सकें, तुम्हें एक्सप्लॉइट ना कर सकें। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. Hauled up का मतलब है dragged and taken away. अब ये जो यंग लड़के हैं जिन्हें राइटर ने ये एडवाइस दी थी कि तुम एक संगठन बना लो, वो कहते हैं कि अगर हम आपस में ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे, अगर हम एक हो जाएंगे, तो जो पुलिस है वो हमें ही घसीट कर ले जाएगी और जेल में बंद कर देगी और ये कहेगी कि हमने कोई गैर कानूनी काम किया है। अब ऐसा क्यों होगा? उन्होंने तो एक संगठन ही बनाया है जो बनाना बहुत लॉफुल है, तो फिर उन्हें ऐसे जेल में क्यों बंद कर दिया जाएगा? ये क्यों कहा जाएगा कि उन्होंने कोई इलीगल काम किया है? वो इसलिए क्योंकि वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, वो भी इन सब का मिसयूज करना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि ये जो बैंगल मेकर्स हैं ये आपस में संगठन बना लें और स्ट्रांग हो जाएं। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. राइटर कहती हैं कि ये जो सब आदमी हैं ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, इनमें ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इन्हें लीड कर सके और इन्हें एक अलग तरह से काम करने का रास्ता दिखा सके। इसीलिए ये इन मिडल मैन के हाथों में पपेट्स बने हुए हैं। Their fathers are as tired as they are. ये जो यंग लड़के हैं, इनके जो फादर्स हैं वो बहुत ज्यादा थके हुए हैं क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है और बदले में तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, तो वो और भी ज्यादा टायर्ड हैं। उन्हें जिंदगी में कभी किसी तरह की कोई खुशी नहीं मिली। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. अब हम पहले इन सब चीजों के मीनिंग्स देखते हैं। स्पाइरल मीन्स अ नेवर एंडिंग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जो कि ऐसे गोल 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 घूमता रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता। अगर आप ऐसे एक प्रोसेस में फंस जाते हैं तो आप एक छोर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे गोल 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 इस सर्कल में घूमते रहेंगे। Poverty means गरीबी। Apathy means lack of concern। जब आप इतने ज्यादा गरीब हो जाते हैं, आपको किसी के भी दुख दर्द के बारे में कंसर्न नहीं रहता क्योंकि आपका मेन मकसद क्या होता है? खाना खाना। जब वो ही नहीं मिलता तो और सब चीजों के बारे में और सब प्रॉब्लम्स के बारे में आप कोई भी सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। Greed means intense and selfish desire for something। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा गरीब है, वो ग्रीडी भी बन जाता है, लालची बन जाता है। उसे ये लगता है कि कुछ भी मिले तो मैं हड़प लूं, और इस वजह से इनजस्टिस होने लगती है, अत्याचार होने लगते हैं, अन्याय होने लगता है। और ये जो साइकिल है इसमें ये सब लोग फंस चुके हैं और इसी वजह से वो इस स्पाइरल में से बाहर नहीं निकल पाते। Listening to them, I see two distinct worlds. Distinct means separate, अलग अलग। जब राइटर ने इन बैंगल मेकर्स की कहानी सुनी तो उन्होंने विजुलाइज किया कि ऐसे देखिए, अगर हम लाइन लगा दें, दो अलग अलग दुनियाएं हैं। One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. Stigma means dishonor. पहला जो वर्ल्ड है वो किनका वर्ल्ड है? इन बैंगल मेकर्स का, जो कि गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं और जिन पर ये बोझ है कि तुम बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हो, ये तुम्हारा जेनरेशन से चलता हुआ काम है और तुम्हें यही काम करना पड़ेगा। और
जो दूसरा वर्ल्ड है, द अदर, दैट इज अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस. ब्यूरोक्रेट्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. अब ये देखिए, अगर हम लाइन लगा दें यहां पर, ये जो दूसरा वर्ल्ड है इसकी राइटर बात कर रही है. दूसरे वर्ल्ड में कौन कौन आता है? साहूकार यानी कि मनी लेंडर्स, मिडलमैन यानी कि छोटे मोटे बिजनेसमैन, पुलिस, लॉ मेकर्स, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सब लोग सेकेंड वर्ल्ड के हिस्से हैं. तो इन दोनों वर्ल्ड्स के बीच में आपस में मतभेद है. Together, they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Imposed means forced upon. Baggage means burden, एक बोझ. तो यहां पे राइटर कह रही है ये जो दो वर्ल्ड्स हैं, पहला वर्ल्ड है इन बैंगल मेकर्स का, जो कि बैंगल मेकर्स की जात में पैदा हुए हैं और वो ये कहते हैं कि बैंगल्स बनाना हमारा जनरेशन से आता हुआ काम है और हमें यही काम करना पड़ेगा. और दूसरा वर्ल्ड है पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस, मिडलमैन, मनी लेंडर्स का, जो कि इन लोगों को बैंगल मेकिंग का ही प्रोफेशन करने पर फोर्स करते हैं. इन दोनों वर्ल्ड्स ने मिलकर जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उन्हें भी यही काम करने के लिए फोर्स कर दिया है. उन्हें मजबूर कर दिया है कि वो कुछ और काम करने के बारे में ना सोचे. बिफोर ही इज अवेयर, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर. इससे पहले कि इस बच्चे को इस बारे में कोई अवेयरनेस मिले कि उसने बड़ा होकर क्या करना है, उससे पहले ही उस पर बैंगल मेकिंग का काम थोप दिया जाता है. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. टू डेयर मीन्स टू डू समथिंग करेजियस. अगर ये लड़के बैंगल्स बनाने के अलावा कोई और काम करने के बारे में अगर सोचेंगे तो ये कहा जाएगा कि इसमें तो बड़ी हिम्मत है, इसकी तो हिम्मत को तोड़ना पड़ेगा. और उसके फैमिली वाले और सोसाइटी सब मिलकर उस लड़के को फोर्स करेंगे कि वो और कुछ ना करे बल्कि सिर्फ ग्लास की बैंगल्स ही बनाए. एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो इस तरह की जाती है कि उनकी हिम्मत को तोड़ दिया जाता है. उनमें ये हिम्मत ही नहीं रहती कि वो कोशिश करें कुछ और काम करने की. जब वो छोटे छोटे से होते हैं, इमेच्योर होते हैं, तभी उनके ऊपर बैंगल मेकिंग का काम थोप दिया जाता है और उनकी फैमिली और उनकी सोसाइटी उन्हें मजबूर कर देती है यही काम करने के लिए. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. जब राइटर ये देखती हैं कि मुकेश के अंदर कुछ और करने की इच्छा है, राइटर को बहुत अच्छा लगता है. मुकेश कहता है, I want to be a motor mechanic. He repeats, he will go to a garage and learn. मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और उसके लिए वो गैराज पर जाकर सारा काम सीखने को भी तैयार है. But the garage is a long way from his home. राइटर कहती है कि गैराज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है. I will walk, he insists. मुकेश कहता है कि मैं पैदल चलकर वहां तक भी जाने को तैयार हूं. और मुकेश की ये विलिंगनेस देखकर, कुछ और करने की चाह देखकर राइटर बहुत ज्यादा खुश हैं. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. राइटर मुकेश से पूछती है कि क्या तुमने कभी हवाई जहाज उड़ाने के बारे में सोचा है? उनका ये सवाल सुनकर मुकेश चुप हो जाता है और कहता है नो. He says, staring at the ground. वो नीचे जमीन की तरफ देखता है और थोड़ी गंभीर सी आवाज में कहता है नो. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. अभी जिस तरह से मुकेश नो बोलता है उससे राइटर को ये पता लगता है कि मुकेश को एरोप्लेन्स के बारे में कुछ नहीं पता. इसीलिए उसे एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जो राइटर ने उससे सवाल पूछा है उसके बारे में उसे कुछ नॉलेज नहीं है. नहीं तो वो इसके बारे में भी सोच सकता है. अभी उसमें ये चीज के बारे में सोचने की भी हिम्मत है. अभी
वो इस चीज का दुख नहीं मना रहा, पछता नहीं रहा। तो राइटर ये कहना चाहती हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं उनमें कुछ भी करने की काबिलियत होती है, धीरे धीरे जब वो बड़े होते जाते हैं वो काबिलियत कम होती जाती है और इसी साथ उनके सपने भी लिमिटेड होते जाते हैं। तो अभी वो ये कह रही हैं कि मुकेश को जितनी नॉलेज है उतने ही सपने वो देख रहा है। एरोप्लेन्स की उसे नॉलेज नहीं है और इसीलिए उसने एरोप्लेन उड़ाने के बारे में कभी सोचा नहीं। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Hurtling down means moving around. अभी मुकेश गाड़ी चलाने के बारे में ही सोच रहा है और इतना ही बड़ा सपना देखा है उसने क्योंकि उसने फिरोजाबाद में गाड़ियां चलती हुई देखी हैं। Few airplanes fly over फिरोजाबाद। उसका जो शहर है फिरोजाबाद, वहां से कोई भी एरोप्लेन्स नहीं गुजरते, इसलिए मुकेश ने कभी भी अपनी जिंदगी में एरोप्लेन नहीं देखा और उनको उड़ाने के बारे में भी कभी नहीं सोचा। तो इस चीज के साथ राइटर ये बताना चाहती हैं कि बच्चों के सपने वहीं तक सीमित रह जाते हैं जितनी दुनिया उन्होंने देखी होती है। मुकेश ने अपने आसपास गाड़ियां ही देखी हैं, इसलिए उसका सपना है कि वो गाड़ी चलानी सीखे और मोटर मैकेनिक बन जाए। अगर उसने एरोप्लेन्स देखे होते तो वो ये सपना देखता कि वो एक दिन एरोप्लेन उड़ाएगा। सो स्टूडेंट्स, विद दिस स्टोरी कम्स टू एन एंड। अब हम इसकी एक समरी देखते हैं। The author describes two of her encounters with children from deprived backgrounds. Through them, she wants to highlight the plight of street children forced into labor early in life and are denied the opportunity of schooling. Also, the callousness of society and the political class towards the sufferings of the poor. अब इस स्टोरी में हमें राइटर अनीस जंग ने दो इनकाउंटर्स के बारे में बताया। पहला था साहिब आलम के साथ जो कि एक रैग पिकर है और दूसरा था मुकेश के साथ जो कि ग्लास बैंगल मेकिंग का काम करता है। दोनों ही बच्चे डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से हैं, इनको जिंदगी में कभी कोई प्रिविलेजेस नहीं मिली और इन कहानियों से राइटर हमें ये बताना चाहती हैं कि जो बच्चे गलियों में घूमते हैं उन्हें छोटी सी ही उम्र से मेहनत करने पे, काम करने पे लगा दिया जाता है और उन्हें स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। साथ ही साथ वो इस कहानी से ये भी बताना चाहती हैं कि जो सोसाइटी है, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका क्या रवैया है इन गरीब लोगों की तरफ। तो हम यहाँ पर एक बार रिकलेक्ट करते हैं स्टोरी के हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था। ये जो पॉलिटिकल क्लास है ये क्या करती है रैग पिकर्स के साथ, उन्होंने राशन कार्ड्स दे दिए हैं जिनसे इन लोगों को राशन मिल जाता है और बदले में वो सब लोग इन पॉलिटिशियंस के लिए वोट कास्ट करते हैं और इनकी जो हालात हैं रैग पिकर्स के वो बहुत बुरे हैं। उनमें कोई सुधार करने के लिए ये पॉलिटिशियंस कुछ नहीं करते। जो ये बैंगल मेकर्स हैं जैसे कि मुकेश का परिवार, उनके साथ ये पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, उन्हें उस बैंगल मेकिंग के ही काम तक रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं और उनका मिसयूज करते हैं, उन्हें उनके हालात से इम्प्रूव नहीं होने देते। तो हमें कहानी में ये पता चलता है कि जो सोसाइटी है और जो पॉलिटिशियंस हैं, मिडिल मैन हैं, लॉ मेकर्स हैं, वो सब इन गरीब लोगों के साथ क्या करते हैं। The first encounter is with a rag picker boy named Sahib Alam who migrated from Bangladesh in 1971 and lives in Simapuri in Delhi. These rag picker children look for valuables in the garbage. Things like a coin or torn shoes are as precious as gold for them. राइटर का पहला इनकाउंटर है एक रैग पिकर यानी कि कूड़ा उठाने वाले लड़के के साथ जिसका नाम है साहिब आलम। ये 1971 में बांग्लादेश से माइग्रेट होकर दिल्ली आ गए थे और अब ये दिल्ली के सीमापुरी एरिया में रहते हैं। ये जो बच्चे हैं ये गार्बेज में से बहुत ही वैल्यूएबल चीजें ढूंढते हैं, प्रेशियस चीजें ढूंढते हैं जैसे कि एक सिक्का या फिर फटे हुए जूते जो कि इनके लिए सोने के बराबर प्रेशियस हैं। They could hardly manage some food for themselves.
Other things like identity, education, shoes and sports are their unfulfilled dreams. अब ये लोग कूड़ा उठाकर अपने लिए खाना और सिर पर एक छत मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं, और बाकी चीजें जैसे कि पढ़ाई लिखाई, जूते खरीदना, कोई खेल खेलना, ये सब तो इनके अधूरे सपने हैं जो कि कभी भी पूरे नहीं होते. Their parents scrounged the garbage searching for things which helped them survive, afford food, clothing and shelter for the family. ये जो रैग पिकर बच्चे हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, वो कचरे के ढेरों में से ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिन्हें बेचकर वो अपने परिवार को सरवाइव करने के लिए खाना, कपड़े और सर पर छत का इंतजाम कर सकें. The children hunted through the garbage heaps looking for things which could partially fulfill their unfulfilled dreams. और जो बच्चे हैं वो इन कूड़े के ढेरों में से ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिनके साथ वो अपने अधूरे सपनों को कुछ हद तक पूरा कर सकें. यानी कि काश उन्हें इन कूड़े के ढेरों में से फटे हुए जूते मिल जाएं, कोई सिक्के मिल जाएं, ऐसी कोई भी चीजें मिल जाएं जो कि अदरवाइज वो अफोर्ड नहीं कर सकते. One day, the writer saw the boy holding a steel can going towards the milk booth. He had got a job at a tea stall. He was happy that he would get 800 rupees and all the meals. The writer noticed that Sahib had lost the freedom of being his own master, which he had enjoyed as a rag picker. एक दिन अनीस जंग देखती हैं कि साहिब एक दूध की दुकान की तरफ जा रहा है. उसने हाथ में एक स्टील का कंटेनर पकड़ा हुआ है. उसने एक चाय की दुकान पर नौकरी ले ली है. वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे हर महीने 800 रुपए मिला करेंगे और खाना भी मिला करेगा. लेकिन राइटर ये नोटिस करती हैं कि अब साहिब की केयर फ्री लुक खत्म हो गई है, क्योंकि अब वो किसी का गुलाम बन गया है, किसी का नौकर बन गया है. जब वो कूड़ा उठाया करता था तब वो अपनी खुद का मालिक था और वो बहुत ज्यादा फ्रीली वहां पर घूमता था. The second boy was Mukesh, who belonged to a family of bangle makers in Firozabad. दूसरी कहानी है मुकेश की, जो कि फिरोजाबाद का रहने वाला है और उसकी फैमिली वहां पर बैंगल्स बनाती है. The boy had a dream of becoming a car mechanic. On the contrary, his family was traditionally engaged in bangle making, although the profession harmed them physically and they hardly earned any money out of it. मुकेश का ये सपना था कि वो बड़ा होके कार मैकेनिक बनेगा, लेकिन उसकी जो फैमिली है उनका ट्रेडिशनल काम है कांच की चूड़ियां बनाना, जबकि ये काम करके उनको नुकसान भी होता है, उनकी आंखों की देखने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो बहुत थोड़े पैसे कमा पाते हैं, जिससे उन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता. Still, no one dared to dream of doing something else due to the fear of the police and the middlemen. फिर भी फिरोजाबाद में रहने वाले बैंगल मेकर्स कुछ भी और करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पुलिस और मिडलमैन से डर लगता है. The family elders were content that other than teaching the art of bangle making to their children, they had been able to build them a house to live in. अब मुकेश की फैमिली के जो बड़े थे वो इसी चीज में खुश थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बैंगल्स बनाकर अपने बच्चों के रहने के लिए घर बना दिया है और उन्हें भी बैंगल्स बनाने का काम सिखा दिया है. The boy wanted to be a car mechanic. Cars were all that Mukesh had seen on the roads of his town, and so he could not dream of any further. मुकेश बड़ा होके कार मैकेनिक बनना चाहता था. वो कार चलाना सीखना चाहता था क्योंकि उसने अपने आसपास फिरोजाबाद में सिर्फ गाड़ियां ही देखी थी. गाड़ियों से आगे वो कुछ भी नहीं सोच सकता था क्योंकि उसने ऐसा कुछ और नहीं देखा था.